हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले बात 3V में कुछ न्यू अपडेट हुआ है, एक नया कॉलम इंस्टॉल हुआ है और दूसरा कि आपका 9 एंड 9C के फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं अब पोर्टल पे। क्योंकि ये मेरे हिसाब से कल अवेलेबल हो चुका है। अब इसमें आपको मैं कुछ अपडेट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको 3V में ले जाता हूँ या मैं आपको पहले 9C के बारे में ही डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको 9C को हम जैसे आगे आप सर्च कर सकते हो, जाके अपने एनुअल रिटर्न पे सर्च करोगे, एनुअल रिटर्न पे 21/22 का फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा। और जैसे अवेलेबल हो जाएगा तो आपको 9 का फॉर्म खोल लेना है, ठीक है। अभी कुछ अपडेटेड होंगे तो इसे फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नेट डेटा मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ मैंडेटरी से कर दिया गया है, जैसे एच एन समरी आपकी है, ये आप देखिए कॉलम नंबर 17 सॉरी, ये एच एन समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई यानी आउटवर्ड सप्लाई की ही मैंडेटरी होगी। एक्चुअली पहले में मैंडेटरी नहीं थी पिछले फाइनेंशियल में, जो 20-21 भरा था। अब 21-22 में आपको भरनी पड़ेगी। अब वो किस तरह से फ़ाइल कर सकते हो, आप सोच रहे होगे मैंडेटरी हो गई तो आप किस तरह से इसमें फ़ाइल करोगे। तो मैं आपको एक थोड़ा बहुत एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मुझे भी फ़ाइल करनी ही होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक एचएन कोड डालूँगा 7209। उसके बाद मैं 16 डाल दूँगा। ये मेरा सीआर का हो गया है और मैं इसे ऐसे एक्सेप्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू मैं अभी टैली में दिखाऊँगा, क्योंकि मैं अभी टैली पे नहीं फ़ोन पे बता रहा हूँ। तो मैं आपको टैली में दिखाऊँगा। टैली में क्या करना होगा, डीओजी जाना होगा। डीओजी आने के बाद ये चेन की समरी खुल जाएगी, तो वहाँ नीचे एक एचएन समरी होगी। तो आपको साल भर की रजिस्ट्री खोलनी है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। जब आप सारा खोल लोगे तो नीचे एचएन समरी होगी, तो आप उसको खोलिएगा और उसे खोल के एक्सपोर्ट कर लीजिएगा एक्सेल पे। एक्सेल पे एक्सपोर्ट करने के बाद एक एक एच कोड डाल के, उसकी वैल्यू डाल के, उसका टैक्सेबल वैल्यू डाल के, उसका इंटीग्रेशन टैक्स डाल के, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स डाल के, आप रेट डाल के सब इस तरह से कर सकते हो। क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग में से आपको ज़्यादा नहीं होंगे, आपके 10-12, मेरा भी 20 तक का है, तो आप उसे आसानी से डाल लोगे पेशो कॉपी। तो उसमें आपकी क्या गलती, कोई गलती नहीं हो रहेगी। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा, मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा जब मैं फाइल करूँगा। फिलहाल अभी मैं जो कुछ 9 खाली फॉर्म अवेलेबल। आप ये कि अपनी तैयारी कर लीजिए 9 और 9C की। धीरे धीरे से आपको देख लीजिए कोई आईटीसी ऐसी तो नहीं है आपने नहीं अवेलेबल किया, आप उसे 9C में अवेल कर सकते हो। अवेल क्या मतलब, अब आप 3V में अभी भी सही कर सकते हो। सितंबर तक लास्ट डेट होती है कि 3V में उसको आप, या तो हमने आईटीसी ज़्यादा ली है तो रिवर्स भी कर सकते हो 3V में 4 में जाके एलिजिबल आईटीसी पे। या तो आपने ज़्यादा, एक्चुअली होता क्या गया, कभी क्या होता है टैक्स आप कम पे करते हो, तो टैक्स कम पे करने के लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, मैंने जैसे भी बताया था। आईटीसी रिवर्स से क्लेम्स पे, वहाँ पे जाने पे डीआरसी थ्रू से आप पेमेंट कर दीजिएगा टैक्सेबल वैल्यू की, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 9C के लिए। आपको इस तरह से बोलना है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैं अब बैक करता हूँ, मैं बैक ले जाता हूँ। तो मैं अभी भी अब मैं आपको सारे कॉलम के बारे में जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी कुछ कुछ शायद अपडेट हो तो मैं तब दूंगा। क्योंकि मैं 9C लाइब्रेरी पर लाइव रिटर्न फाइल करूँगा, तब लोगों में सारी चीज़ डिटेल दे दूँगा, कौन से क्या कॉलम में आता है, क्या आपको रिटायर आईटीसी कहाँ से वसूल करनी पड़ती। तो सबसे पहले मैं मेरे बात जान लीजिए, कब 9C फाइल को करना हो सबसे पहले तो आपको डाउनलोड GSTR1 की IFF डाउनलोड करनी पड़ती है, यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़। तो इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और 3B में डाउनलोड करना पड़ेगा। और आपको बुक डाउनलोड करनी है। आईटीसी में लफड़ा होता है, टैक्सेबल भी देख लीजिए आपकी टर्न ओवर, ठीक है। टैक्सेबल जितनी वैल्यू तो ठीक है, फिर ज़्यादा ठीक रहेगी। आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। आप एक्चुअली क्या होती है, कभी लाखों रुपए की सेल तो कम हो जाती है, तो आपको वहाँ डेबिट्स क्रेडिट नोट से ही वो बढ़ा सकते हो। मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ, पर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको खोल देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको किस में जाना पड़ेगा, कोई भी सेल्स के लिए लफड़ा हो तो आपको किस में जाना पड़ेगा, 10 एंड 11 पे आपको छूना पड़ेगा। तो मैं कॉलम छोड़ देता हूँ। 10 एंड 11 ये सेल्स के लिए है, और 12 और 13 ये काय के लिए, आईटीसी रिवर्सल के लिए है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप ऊपर आपको टैक्सेबल बढ़ाना है तो आप ऊपर टैक्सेबल वैल्यू डाल के, उसका टैक्स डाल के डीआरसी थ्रू से पेमेंट कर सकते हो, और 9 में उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने डायरेक्ट बता दिया है। अब मैं आपको बैग ले जाता हूँ, क्योंकि जब मैं लाइव रिटर्न फाइल करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा, और कुछ आईटीसी रिवर्सल होती है उसको सही कॉलम में कैसे दिखाना होता है तो वो भी बताऊँगा। तो मैं अब बैग ले जाता हूँ। मैं आपको जैसे 3B में मैंने क्या कहा था, मैं आपको 3B बारे में बताऊंगा जो नया कॉलम आया हुआ है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। रिटर्न पे जाता हूँ। मैं रिटर्न पे जाने के बाद यहाँ पे मेरा क्या रिटर्न डैशबोर्ड है। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाकर मैं रिटर्न डैशबोर्ड खोल लेता हूँ। रिटर्न डैशबोर्ड खोलने के बाद ये मैंने रिटर्न डैशबोर्ड खोला, और मैं चाहता हूँ किसके, मेरी जुलाई की है, मेरी अगस्त की नहीं है। मैंने अभी GSTR को नहीं फाइल किया, मुझे 8 तारीख को फाइल करना था, क्योंकि मैं इस दिन ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। तो मैं फ़ाइल अभी नहीं किया है, अब मैं 8 तारीख को ही जाके फ़ाइल करूँगा।
ओ सॉरी, जून की नहीं, जुलाई की है। तो सिर्फ वो अगस्त के महीने में दिखेगी मेरे से। मैंने सोचा कैसे फाइल करेंगे मुझे। जैसे कि ये देखिए मेरी प्रिपेयर है, 11 तक का लास्ट डेट है। आप जानते हो जस्ट या 3 की जिनकी क्वार्टरली होती है उनकी 23 तारीख होती है और बाकी उनकी 13 तारीख होती है। जैसे कि मैंने आपको 3 में बताया था कि सब डेट हुआ है, तो मैं आप 3 खोल लेता हूँ। और 3 का मेरी रिटर्न नहीं है, तो नो के बाद में नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट के बाद में क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद में कॉलम खोलता हूँ। जैसे कि आपको एक तो पहले आया था 3.2 इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि GSTR 1 में जो आप सेल अनरजिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट को करते हो, यानी कि अनरजिस्टर्ड यानी अनरजिस्टर्ड जो GST में नहीं रजिस्टर्ड है, यानी किसको करते हैं, UIN होल्डर, यानी कि अनरजिस्टर्ड इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, तो आपको इस कॉलम में दिखानी होगी। वहाँ पे आपको 3.1 अनरजिस्टर्ड का कॉलम होगा, उसमें दिखाओगे। तो यहाँ पे जब GSTR 1 में आपकी सही फाइल होगी तो 3B में ऑटोमेटिक इसमें 3.2 में आ जाएगी। हाँ, बस आपकी GSTR 1 नहीं गलत होनी चाहिए, गलत होगी तो आपके 3B में भी गलत डाटा जाएगा। तो ये आप समझ लीजिएगा। अब ये जो है नया जो आप कॉलम देख रहे हो ये इंसर्ट हुआ है, इसकी क्या एबिलिटीज़ है, क्या है इसमें डिस्क्रिप्शन, तो मैं आपको कुछ ध्यान से बताता हूँ। सबसे पहले सुनिए, अभी एक नया नोटिफिकेशन आई हुई थी ई कॉमर्स सर्विसेज के लिए। इसमें से ई कॉमर्स सर्विसेज में कौन कौन आते हैं समझना पड़ेगा। जोमेटो आती है, स्विगी आती है, ओला आती है, ऊबर आती है। अब मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स 9 सब सेक्शन 5 टू बी फर्निश्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मैंने क्या कहा था, ई कॉमर्स वाले। ई कॉमर्स सर्विसेज कैसे हो गए मैं अब भी आपको बता देता हूँ। अब आप समझिए कि एक दुकानदार, जैसे कि मैं रुपेश तिवारी हूँ, मेरी हलवाई की दुकान है, ठीक है। मैं अपने कस्टमरों को सर्विस देता हूँ। मैं कुछ सर्विस तो डायरेक्ट दे देता हूँ कस्टमरों को, कुछ सर्विस मैं जोमेटो के थ्रू देता हूँ अपनी। तो जो मैं जोमेटो के थ्रू देता हूँ वो मेरी क्या है, नीचे मैं पढ़ता हूँ, वो कि मेरी है टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स 9 सबसेक्शन 5 टू बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। यानी कि जो मैं सप्लाई जोमेटो के थ्रू नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, वो मेरी टैक्सेबल वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सप्लाई डालता है, जोमेटो वाला, क्योंकि मैंने क्या, सॉरी मैंने गलत बता दिया। मैंने ये देखिए जहाँ पे जैसे लिखा है टैक्सेबल सप्लाई मेड बी रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेशन ऑन विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर पे टैक्स 9 बी टू बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। यानी कि इसमें मैं जेरी सेल जो जोमेटो के थ्रू होती है, क्योंकि मैं जोमेटो के थ्रू सेल होती तो मैं उसमें क्या जीएसटी नहीं लेता हूँ, वो मेरी टैक्सेबल वैल्यू नहीं है। मुझे खाली उसका टैक्स जो मेरा जो टैक्सेबल है वो मुझे वैल्यू पूरी डाल देनी है, क्योंकि मैं उस पर कोई टैक्स नहीं लेता हूँ। वो उस पर टैक्स कौन लगाती है, जोमेटो, ओला, जिससे मैं सर्विसेज ले रहा होता हूँ, वो मेरी लगाती है। यहाँ पे आपकी कौन सी डालेगी सर्विस, जोमेटो डालेंगी। यहाँ पे जोमेटो अपनी सर्विस डालेगी, टैक्सेबल वैल्यू है, उस पर जीएसटी कितनी लगी वो डालेगी। यानी कि मतलब जब मैं अपना माल किसी रजिस्टर्ड को मैं अपने ही थ्रू करता हूँ, जोमेटो की सर्विस ना लेके मैं अपने ही माल अपने पार्ट टाइम कस्टमरों को बेच देता हूँ, तो उस पर मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। तो मुझे वो कहाँ डालनी पड़ेगी, सेल ऊपर डालनी पड़ेगी, उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि मैंने जोमेटो से सर्विस ली है, ओला से ली है, मैंने ऊबर से ली है, स्विगी से ली है, ठीक है, तो मुझे अपनी सेल यहाँ पे दिखा देनी होगी, क्योंकि मुझे उसमें कोई टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि मैं उस पर कोई टैक्स नहीं अवेलेबल किया। उस पर किसने किया है, जोमेटो ने, स्विगी ने, क्योंकि वो अपनी रिटर्न फाइल करती हैं, वहाँ पे इन्हें सेल दिखानी होगी 3 में, इस पे एंट्री टैक्सेस पे। तो आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने कुछ शायद मुझे भ्रमित हो गया था, तो मैं इस तरह से, और मैं आपको शॉर्ट भाषा में समझा चुका हूँ कि मैं रुपेश तिवारी हूँ। मैंने कुछ कस्टमरों को बेचा, कुछ मैंने जोमेटो की सर्विस थ्रू बेचा है। जो मैंने जोमेटो की सर्विस के थ्रू बेचा वो मुझे कहाँ दिखाना है, वो ऊपर दिखाना है। वो कौन दिखाएगी, जोमेटो दिखाएगी। और मैं क्या दिखाऊंगा, जो मैंने जोमेटो से बेचा मैं उसको दिखा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो मैंने उसमें कोई टैक्स नहीं पे किया है, ठीक है, जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू है। अब यहाँ पे किसको सर्विस दिखाई नहीं पड़ेगी, जोमेटो को। यदि आपने टैक्सेबल पे किया अपने कस्टमर को, तो आपको ऊपर दिखानी पड़ेगी क्योंकि आपने सेल किया हुआ है। तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए मेन है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।